actually choose the right mutual fund? With so many ratings, reels, recommendations floating around, it's easy to feel like you're doing something without really knowing why. That is where Sandeep Kulkarni comes in. With over 17 years in the financial markets, including a solid foundation in the banking world, Sandeep has spent his career helping investors cut through the noise and make clear, confident choices. As the founder and CEO of Aksha Money Works for You, he's worked with hundreds of families to build long-term strategies that are rooted in research, not just trends. Whether it's fund selection, portfolio design, or helping clients stay calm during market extremities, Sandeep brings a practical and deeply human perspective to personal finance. On this episode of Nivesh Pe Charcha, we will explore the thinking behind good fund selection, what to look for, what to avoid, and how to build a mutual fund portfolio that truly fits you. Let's get into it. Sandeep, thanks for joining us today. हम यहाँ फंड सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि एक अच्छा फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी क्यों है वर्सेस रेटिंग्स या सोशल मीडिया सजेशंस जो आमतौर पे आजकल बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं. Yeah, thanks करुणा for inviting me on your show. सोशल मीडिया ट्रेंड्स और रेटिंग्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो रिसेंट जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. जो फंड्स ने पिछले 2 साल 3 साल में अच्छा किया है उस फंड्स को या उस थीम्स को बहुत वायरल होता है वो, या उसको स्टार रेटिंग अच्छी मिलती है. जो फंड्स या थीम्स ने अच्छा नहीं किया है उसको अच्छी रेटिंग नहीं मिलती है. इसकी वजह से, और बट इन रियल लाइफ ऐसा होता है कि winners keep rotating, best performing funds keep changing, themes keep changing, best performing themes keep changing. तो इसकी वजह से ये होता है कि आप बार बार वो फंड्स चेंज करते रहोगे. तो फ्रेमवर्क होना इसलिए जरूरी है. फ्रेमवर्क होता क्या है बेसिकली? फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ रूल्स. ओके, सेट ऑफ रूल्स. किस चीज के रूल्स की आप किस तरह से पोर्टफोलियो बनाओगे, आप कौन सा कितने फंड रखोगे, कौन से फंड रखोगे, किस तरह के फंड रखोगे, और उसको कब खरीदोगे, कब बेचोगे, किस तरह से खरीदोगे. ये सारे जो चीज़ें हैं वो फ्रेमवर्क के थ्रू हम डिसाइड करते हैं. उसका एक हम रूल्स बना देते हैं कि इस तरह से हम ये पोर्टफोलियो बनाएंगे. अगर वो एक फ्रेमवर्क हमारा रेडी रहता है तो हम एडॉक डिसीजन लेने की वजह हमारा क्या होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारा पोर्टफोलियो बनता है. मतलब वी डोंट आज ये कर रहे हैं कल वो कर रहे हैं, ऐसा हर्ड मेंटालिटी के साथ हम फॉलो नहीं करते. तो हमारा एक वेल थॉट थ्रू एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम पोर्टफोलियो बनाते हैं. तो फ्रेमवर्क के फायदे ये है कि आपका डिसीजन मेकिंग में एक कंसिस्टेंसी होती है. और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक पोर्टफोलियो बना दिया या फंड खरीद लिए, बट कभी कभी वो रिटर्न्स या रिजल्ट्स निकलने को कभी कभी समय लगता है. तो उसमें यू स्टे पेशेंट, बिकॉज आपने पहले काफ़ी सोच समझ के एक पोर्टफोलियो बनाया आपने. एंड व्हेन यू डिज़ाइन अ पोर्टफोलियो तो आप उसमें यू डिज़ाइन इट फॉर सम काइंड ऑफ अ फेलियर और सम काइंड ऑफ अ लीन पैच ऑल्सो. तो वो सारा आप पेशेंट रहते हो उसमें. और तीसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप जो पोर्टफोलियो बना रहे हो, पोर्टफोलियो क्रिएशन आप फ्रेमवर्क बना रहे हो, तो उसमें आप ये भी इंश्योर करते हो कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपके रिस्क प्रोफाइल के लिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही है. तो आपके हिसाब से गुड फंड सिलेक्शन प्रोसेस के लिए ऐसे कौन से 3 फैक्टर्स या 3 की पिलर्स हैं which are important as per you? आई थिंक फंड सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली इज दी फंड मैनेजर. जैसे बोलते हैं ना कि आप घोड़े पे दाव नहीं लगाते, आप जॉकी पे दाव लगाते हो. तो फंड मैनेजर का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड क्या है देखना चाहिए. उसने हर अलग अलग साइकिल में उसने कैसे परफॉर्म किया है, बुल साइकिल बेयर साइकिल में उसने कैसे परफॉर्म किया है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. उसको एक्सपीरियंस है क्या? एज अ फंड मैनेजर डज ही हैव एक्सपीरियंस? एज अ एनालिस्ट ही माइट हैव एन एक्सपीरियंस, एज अ फंड मैनेजर डज ही हैव एन एक्सपीरियंस अक्रॉस मल्टीपल मार्केट साइकिल्स. ये सारी चीज़ें भी हमको जानना जरूरी है. और उसके मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक वेल आर्टिकुलेटेड इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी होनी चाहिए. तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो, जैसे हम बोल रहे हैं ना अभी, जैसे हमने बात की कि पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो उसका भी तो वो एक कंसिस्टेंसी होती है डिसीजन मेकिंग में. हमें पता है कि आज वो उसका स्ट्रेटेजी शायद नहीं चल रहा, बट कल को चलेगा क्योंकि वो ही नोज व्हाट इज डूइंग. तो उसका एक वेल आर्टिकुलेटेड इन्वेस्टिंग फिलोसॉफी होना चाहिए. तो फंड मैनेजर इज द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी look at. The second thing that we look at, and his track record, past track record basically. Second thing that we look for is the funds expense ratios and all, and उसका AUM कैसा है. तो ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं. And third thing that we look for in selecting a fund is whether it fits your financial goals and your risk profile. Does it really fit into your scheme of things or not? So these are the 3 things that we need to take into account when we
decide which funds to invest in. अगर फंड सिलेक्शन की बात करें तो एक फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट में न्यूली आए हैं, दे वांट टू नो कि इंडेक्स फंड्स चूज करें या एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स. सो हाउ टू मेक दैट डिसीजन, हाउ टू चूज व्हाट्स राइट? हाँ, तो इसमें एक सिंपल फॉर्मूला है. जैसे आप कोई समझो यू वांट टू इन्वेस्ट इन से स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसमें डिसीजन लेनी, पहला डिसीजन आपको ये लेने कि एक्टिव फंड में करना है कि पैसिव फंड में करना है. तो उसमें आप जितने एक्टिव फंड्स है उसका 3 साल 5 साल का रोलिंग रिटर्न आप निकालो. अब बहुत सारे वेबसाइट्स है ऑनलाइन जो आपको दिखा देंगे कि 3 साल 5 साल का रोलिंग रिटर्न क्या होता है. तो वो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है. तो रोलिंग रिटर्न के हिसाब से अगर फंड मैनेजर्स कोई फंड है जो कंसिस्टेंटली अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को ऑन अ 3 ईयर 5 ईयर रोलिंग बेसिस, अगर 70% 80% ऑफ द टाइम आउट परफॉर्म कर रहा है तो दैट इज अ गुड फंड. अगर आपको दिख रहा है कि कोई फंड कर ही नहीं पा रहा है ऑन अ 3 ईयर 5 ईयर बेसिस, इवन 50% ऑफ टाइम्स इट इज नॉट एबल टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स, देन यू आर बेटर ऑफ विद इंडेक्स. और जब आप इंडेक्स चूज करते हो तो आप ये देखो कि उसका एएम अच्छा होना चाहिए एंड उसके एक्सपेंस रेशियोज कम होने चाहिए. तो ये क्राइटेरिया है बेसिकली कि एक्टिव फंड चूज करना है या पैसिव, और पैसिव करना है तो कैसे करना चाहिए वो. एंड अगर स्पेसिफिकली डेट फंड्स की बात करें तो व्हेन इज एन अप्रोप्रिएट टाइम कि शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में हम इन्वेस्ट करें वर्सेस लॉन्ग टर्म, ये कैसे चूज करना है? तो इसमें 3 चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करता है. एक तो आपका खुद का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन क्या है, आप 3 महीने के लिए करना चाहते हो, 3 साल के लिए करना चाहते हो और लंबे पीरियड के लिए करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पे अगर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म वाले फंड में करो. थोड़ा लॉन्ग टर्म आपका व्यू है तो लॉन्ग टर्म वाला रख सकते हो. दूसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका रिस्क एपिटाइट क्या है. लोगों को ये सुन के आश्चर्य लगेगा कि जो गिल्ड फंड होते हैं या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, क्योंकि उसके एनएवी में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है. तो अगर आपकी रिस्क एपिटाइट नहीं है वो वोलेटिलिटी देखने की, तो आपने लॉन्ग टर्म फंड में नहीं करना चाहिए. और तीसरा चीज आपका इंटरेस्ट रेट के ऊपर व्यू क्या है. अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ सकते हैं तो आपने लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. और अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट सेम रहेंगे या हो सकता है बढ़ भी जाए, तो उस समय आपने शॉर्ट टर्म फंड्स में करना चाहिए. अगर इन्वेस्टिंग की बात करें तो 2 की पैरामीटर्स हैं, टाइम होराइजन एंड गोल टाइप. हाउ कैन यू चूज अ फंड बेस्ड ऑन दीज टू? देखिए, सेबी ने कैटेगराइजेशन किया है 2017 में. सेबी कैटेगराइज लाइक दे क्रिएटेड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो. जो एकदम आपका शॉर्ट टर्म गोल है, अगर मे बी आपको 1 साल के अंदर ही पैसा चाहिए तो आप उसमें लिक्विड फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. 1 साल से अगर आपको 2 साल 3 साल तक चाहिए तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो. 3 साल से 5 साल है तो आप मे बी हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस एडवांटेज या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में कर सकते हो या मल्टी एसेट फंड में कर सकते हो. अगर 5 साल से ज़्यादा है आपका गोल तो आप थोड़े से एग्रेसिव फंड में जा सकते हो. फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इवन मिड एंड स्मॉल कैप वाले बारे में आप सोच सकते हो. कितना लंबा समय आपका है उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कैटेगरी में आपको इन्वेस्ट करना है. इन योर एक्सपीरियंस ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर्स अक्सर करते हैं व्हाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फंड सिलेक्शन? आई थिंक सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा लोग जो मिस्टेक करते हैं वो पास्ट रिटर्न को एक्सट्रापोलेट कर लेते हैं. उनको लगता है कि पिछले साल के म्यूचुअल फंड के रिटर्न देख के वही आगे मिलेंगे, वो वहाँ पे गलती हो जाती है. पीपल एक्सट्रापोलेट पास्ट रिटर्न, तो इसकी वजह से दे चूज फंड्स on the basis of past performance. So that is the first mistake that they usually do. And second mistake that they do is they invest in too many funds. मतलब मैंने देखा है कि लोगों के पोर्टफोलियो में 50-50 फंड है. मतलब उनको लगता है कि बहुत सारे फंड लेके वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं. तो वो एक मैंने काफ़ी कॉमन मिस्टेक देखी है कि पीपल यूजुअली ओवर डाइवर्सिफाई. तीसरा ये है कि पीपल इन्वेस्ट इन फंड विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर ओन रिस्क एपेटाइट. आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है और आप सेक्टरल थीमेटिक फंड में जा रहे हो या स्मॉल कैप माइक्रो कैप फंड में भी जा रहे हैं, तो ये कभी कभी गलती हो जाती है. पास्ट रिटर्न देख के भी ये गलती हो जाती है. कभी अनदर मिस्टेक आई हैव सीन पीपल डू इज दे लोड अप देयर पोर्टफोलियो विद लॉट ऑफ सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स. या आज थीम अच्छी चल रही है ये ले लो, ये कल ये चल रही है वो ले लो, आप बेचना ही भूल जाते हो. तो एक 3-4-5 साल के बाद देखो तो उनके फंड में मतलब सारे सेक्टर के आ जाते हैं, उसमें फंड आ जाते हैं. जैसा कि आप कह रहे थे, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स पार्क देयर मनी इन मल्टीपल फंड्स, कई सारे फंड्स अक्यूमुलेट कर लेते हैं ओवर टाइम. ऐसा क्यों होता है? व्हाई डू दे एंड अप विद सो मेनी फंड्स इन देयर पोर्टफोलियो? तो आई थिंक ये डाइवर्सिफिकेशन का एक मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के मन में, ऐसा मुझे लगता है
लोगों को लगता है कि जिस तरह से स्टॉक्स डाइवर्सिफाई करने चाहिए कि 25-50 स्टॉक्स खरीदने चाहिए, वैसे उनको लगता है कि 3 फंड से क्या होगा, मुझे 25 फंड लेने चाहिए ताकि सारे फंड के फंड हो जाए। आई थिंक वो एक होता है। कुछ कुछ मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मेरे एक क्लाइंट है जिन्होंने ही हैड अ मैसिव लॉस इन a fund in 2008-9 where he lost some 80% of his capital for whatever reason. So that has kind of had his impact on his mind. So he ensures he insists he want to have more than like at least 25 funds in his portfolio. So that is there. And then we live in an era of information overload. So everybody has an opinion कि कौन सा फंड में खरीदना चाहिए, सबके बारे में सोशल मीडिया पे इतने वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे क्लिक बेटी स्टफ भी बनते रहता है। तो बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, दोस्तों से बातचीत होती रहती है लोगों की, तो उसके इसमें रेकमेंड कर लेता है ये फंड अच्छा है, मैंने इसमें लिए लगाए थे, मेरे इतने अच्छे रिटर्न बन गए। तो वो देख के उसके कोटेल करते करते पीपल एंड अप हैविंग इन्वेस्टिंग इन सो मेनी फंड्स एंड वो बेचना ही भूल जाते हैं। दैट इज फाइन। तो ये वही है कि स्ट्रक्चर लाइक फ्रेमवर्क ही नहीं है उनका, तो उसकी वजह से एडॉक बेसिस पे डिसीजन लेते हैं और वो इट लाइक पाइल्स अप इनटू अ वेरी बिग पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फंड्स दैट दे आर इन्वेस्टेड इन। और ये जो फंड ओवरलैप होता है, ऑब्वियसली अगर आपके पास इतने सारे फंड्स हैं तो फंड ओवरलैप होना भी कॉमन होगा। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट टू योर क्लाइंट्स? फंड ओवरलैप को समझने का अच्छा तरीका ये है कि हम जब एक एनेक्डोट में आपको बताता हूँ, अगर अब हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप अलग अलग डिशेस ऑर्डर करते हो, कुछ एपिटाइजर्स, कुछ मेन कोर्स में, और हर डिश में अलग अलग फैमिली मेंबर्स ऑर्डर कर रहे हैं, और जब डिश इस पे आती है, टेबल पे आती है, तो देखते हैं कि सबने पनीर की ही कोई वेरिएंट मंगाया है। तो वैसा ही हो जाता है जब आप फंड के पोर्टफोलियो के अंदर झांक के देखते हो, और एक चीज तो ऐसा हो जाता है कि सेम स्टॉक्स दोनों फंड मैनेजर ने लेके बैठे, तो जितने वो कम हो गया आपका, तो उतना वो अच्छा रहता है। तो अगर एक ही फंड में 50-60% स्टॉक्स अगर सेम है, दो फंड आपके पोर्टफोलियो में और दोनों में 50-60% स्टॉक सेम है, तो आप डाइवर्सिफाई कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप वही पोर्टफोलियो रन करने के लिए दो लोगों को अलग अलग पैसे दे रहे हो। आपको लग रहा है कि आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, बट आप सेम ही मतलब देयर पोर्टफोलियोज आर वेरी सिमिलर। तो आइडियली ऐसा होता है कि से मतलब जो पोर्टफोलियो है उसमें 25% से ज़्यादा ओवरलैप आइडियली नहीं होना चाहिए। दो फंड के पोर्टफोलियो में 25% से ज़्यादा सेम स्टॉक्स नहीं होने चाहिए। संदीप, वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्सेशन विद व्हाई फ्रेमवर्क इज इम्पोर्टेंट। फ्रेमवर्क का क्या रोल होता है आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में? तो जैसे हम इसको कंक्लूड भी कर रहे हैं, आई वांट टू टॉक अबाउट अ फ्रेमवर्क या कोई चेकलिस्ट जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें फॉर इन्वेस्टर्स टू स्टे फोकस्ड। तो जब आप पोर्टफोलियो बनाते हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आपको दो डिसीजन लेने हैं। एक तो कौन सा फंड में आपको पैसे लगाना है, और दूसरा है कि कौन से फंड में कितने पैसे लगाने हैं। तो कौन सा फंड में पैसा लगाना है, उसके लिए हमने 3 फिल्टर्स लगाए। एक है फंड मैनेजर, ऐसे हमने बोला कि फंड मैनेजर का लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो हम देखते हैं, बिकॉज हम तो उसका अलग अलग बुल बेयर साइकिल में उसने कैसे परफॉर्म किया है वो सब देखते हैं हम। और उसके साथ साथ उसका एक वेल आर्टिकुलेटेड इन्वेस्टिंग फिलोसफी होना चाहिए। वो ग्रोथ इन्वेस्टर है, वो वैल्यू इन्वेस्टर है, स्पेशल सिचुएशंस है, मोमेंटम है, जो भी है, इट शुड बी अ वेल आर्टिकुलेट, मतलब हमें मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह से पोर्टफोलियो रन कर रहा है। सो दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, एज आई सेड, कि वी प्रेफर फंड्स व्हिच आर स्लाइटली स्मॉलर फंड्स। तो वी प्रेफर फंड्स व्हिच आर लेस देन 15,000 crore AUM, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि छोटे फंड्स आर मोर निम्बल, दे कैन मैनूवर द पोर्टफोलियो इजीली। इंडियन मार्केट काफ़ी लिक्विड है, तो उसमें आपको अगर 1,000-2,000 करोड़ का मिड कैप स्मॉल कैप में पोजीशन बनाना है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट वही अगर आपका फंड इज 5,000-10,000 crore, देन इट इज प्रॉब्ली ईजियर फॉर हिम टू बिल्ड अ साइजेबल पोजीशन इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्टफोलियो हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी लार्ज कैप हैवी, इट बिकम्स बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। वही छोटे फंड होते हैं तो आपका निम्बलनेस रहता है पोर्टफोलियो में। मिड कैप स्मॉल कैप में एलोकेशन आप अच्छा रख सकते हो, कोई हाई कन्विक्शन आइडिया है उसमें आप अच्छा बड़ा पोजीशन बना सकते हो, तो इसलिए हम थोड़े छोटे फंड प्रेफर करते हो। तो दैट इज सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया हमारा ये है कि वी डोंट लाइक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियोज। अगर उसके कॉल्स नहीं आ रहे बराबर फॉर सम रीजन, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म में भी गलत जा सकते हैं, बट अगर गलत जा रहे हैं देन यू अंडर परफॉर्म इन अ सिग्निफिकेंट वे। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमें थोड़ा डाइवर्सिफाइड फंड्स हम प्रेफर करते हैं। तो एक बार हमने फंड्स शॉर्टलिस्ट कर लिए तो हम हमारे पोर्टफोलियो में कोर और टैक्टिकल एलोकेशन होता है। तो कोर पोर्टफोलियो में हम उस तरह के फंड रखते हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड, जो हमने शॉर्टलिस्ट किए उसमें से 3 से 4 फंड रखते हैं, जहाँ पे हम स्टाइल डाइवर्सिफिकेशन करने का कोशिश करते हैं, फंड हाउस लेवल डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, और मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं।
तो एक कंसेस पोर्टफोलियो रख के उसमें अलग अलग तरह का डाइवर्सिफिकेशन हम कैसे करें, ये हमारी कोशिश होती है. 70 to 80% ऑफ द पोर्टफोलियो वी कीप इन कोर एंड 20 to 30% हम टैक्टिकल एलोकेशन रखते हैं या टैक्टिकल पोर्टफोलियो रखते हैं. टिपिकली हम वहाँ पे थीमेटिक फंड्स, सेक्टोरल फंड्स, ग्लोबल फंड्स, even sometimes we do commodity funds also in that. So that is our framework, core और tactical का. संदीप, फंड सिलेक्शन के बारे में तो आपने बता दिया हमारे व्यूअर्स को, बट लेट्स टॉक अबाउट योर इनर बैलेंस शीट. ये हमारा अगला सेगमेंट है जहां पे हम आपसे कुछ रैपिड फायर सवाल करेंगे. आर यू रेडी? ओके. सो फर्स्ट अप, ऐसा कौन सा एक मनी से रिलेटेड बिलीफ है व्हिच यू हैड टू अनलर्न ओवर द ईयर? So I am a what is a 90s kid, so I don't know how many of your audiences might be able to relate to it, but I grew up in a small town and there was a notion in those days that where people used to say, our elders used to say कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा इतना important नहीं है, you can have happiness without money and so on so forth. So I agree कि you can have happiness without money, but over time I have realized कि पैसे से happiness grow हो सकता है. It can enhance your happiness. आप आपकी फैमिली के साथ गोवा या महाबलेश्वर ट्रिप के लिए जा सकते हो, बट वही अगर बाली जाते हो तो शायद थोड़ा और ज़्यादा हैप्पीनेस आए. तो और या आप आपके बच्चों को और अच्छे स्कूल में भेजते हो, तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स, राइट. सो मनी कैन एनहांस योर हैप्पीनेस. इट इज़ नॉट लाइक द एंड टू एंड ऑफ हैप्पीनेस, बट it can enhance your happiness. That is something that I have realized over a period of time. So you have to make money, and that's why I have named my company Money Works for You. Yeah, interesting. So आपके ओन शब्दों में आपके लिए फाइनेंशियल पीस क्या है? I mean, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं बहुत एम्बिशियस, उनको बहुत बड़ा कुछ बनना होता है, and they are never satisfied with what they have. They still want to go for the sky, right? So that, and then there's another one who was security minded. They're worried about how what can go wrong. If this goes wrong, how will I go about it, and so on and so forth. So I belong to the second category. So for me, the financial piece is about having enough resources to continue my lifestyle, even if there's some kind of adversity. Continue or have enough funds to take care of any kind of medical emergency. To have enough funds to ensure that I run a small boutique firm, so I mean my employees and everybody is also taken care of. So that kind of gives me financial peace of mind. For me, is that having enough resources to live through any day, basically any adverse 1, 2, 3 bad years also I should be able to live through. That is what I do. What is the one personal finance habit जो आपने नहीं छोड़ा है, no matter what, आप हमेशा से प्रैक्टिस करते हैं? पिछले कई सालों से, मुझे जब से याद है तब से, मैं और मेरी बीवी हर साल के अप्रैल में हम साथ में बैठते हैं. हमारे लिए अप्रैल इज द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर. तो और हमें एक बॉलपार्क नंबर मालूम होता है कि इस साल हमारी इनकम टेंटेटिवली क्या हो सकती है, एंड उसके बेसिस पे हम हमारा साल का पूरा प्लानिंग करते हैं. उसमें हम सेविंग भी प्लान करते हैं कि SIP हमें कितनी करनी है, क्या करनी है, हमारे वेकेशंस, डिस्क्रिशनरी जो स्पेंड्स है, कुछ खरीदना है वगैरह नया, या कोई फेस्टिवल है, कुछ है, ओकेजन है फैमिली में. तो ऑल ऑफ दैट वी काइंड ऑफ हैव some degree of planning. It is not like तो आपका भी annual budget होता है? Annual budget, absolutely. Annual budget, you do annual budgeting. Do you think peace of mind जो है वो numbers से आता है या self awareness? I think ये दोनों से आता है. पहले कुछ करोड़ तक या first, I mean until अभी ये नंबर भी, I don't want to put a number to it because ये नंबर हमेशा इवॉल्व होते रहते हैं. जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वो बढ़ते जाएगा. तो अप टू अ सर्टन नंबर, राइट, आपका वो इट इज़ ऑन बेस्ड ऑन नंबर्स कि आपकी एक सर्टन लाइफस्टाइल सस्टेन करने के लिए आपको इतना अमाउंट होना चाहिए, इतने करोड़ होने चाहिए. वो सबके लिए अलग होंगे. किसके लिए वो 5 होंगे, किसके लिए 10 होंगे, किसके लिए और ज़्यादा होंगे, आई डोंट नो. बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि उसके बाद भी मैंने देखा है कि आई मीन पीपल हैव लाइक loads of resources. They have far beyond, they have saved or have a portfolio that is far beyond what they really need, and still they're striving कि और थोड़ा सेव कर लो, और थोड़ा सेव कर लो. तो वो एक लिमिट के बाद फिर वो मेंटल हो जाता है कि आप कहाँ पे स्टॉप करोगे, कहाँ पे वो गोल को गिव अप करोगे कि अब बस अभी इससे ज़्यादा मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम गुड विद व्हाटएवर आई हैव. वो उसके बाद एक सर्टन नंबर के बाद, थ्रेशोल्ड के बाद, आई थिंक इट बिकम्स वेरी मेंटल कि आप कहाँ पे बोलते हो कि मैं आप संतुष्ट हो, बस और मुझे नहीं चाहिए, काइंड ऑफ. फाइनल क्वेश्चन, अगर आप टाइम में रिवाइंड करके पीछे जा सके, सो व्हाट वुड बी द फाइनेंशियल एडवाइस यू वुड गिव to your 25-year-old self?
So I've not held my assets, right? और appreciating assets मैंने hold नहीं किए. मैंने प्रॉपर्टीज खरीदे, मैंने बेचे, मैंने गोल्ड खरीदा, मैंने गोल्ड बेचा, मैंने स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स बेचे, म्यूचुअल फंड खरीदा, म्यूचुअल फंड बेचा. आई हैव बीन रिलक्टेंट टू रियली लेवरेज. आई बॉट माई हाउस काइंड ऑफ कैश डाउन. आई बॉट माई ऑफिस कैश डाउन. तो वो मुझे ऐसा लगता था कि लेवरेज करता, मैं एसेट होल्ड करता था मेरे, तो वो अच्छा रहता था. इट्स समथिंग ऑन माई इन माई हैंड साइड, बट इफ आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू गो बैक एंड tell my 25-year-old self, so that is what I would tell him ki hold on to your assets, don't give them up for the short term thing. वंडरफुल संदीप, थैंक यू सो मच इतनी सारी विजडम एंड इनसाइट्स हमारे साथ और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए. इट वाज लवली हैविंग यू. Thank you, Karina. The same here. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम की अधीन है. योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.